नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल करेस्ट स्टडी आईक्यू में। आज हम 1 अगस्त 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर की एक सड़क और चौक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, लालजी टंडन के नाम पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लालजी टंडन के नाम पर। लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर की एक सड़क और चौक का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। अब चौक चौराहे को लालजी टंडन चौराहा और लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। पूर्व सांसद राज्यपाल टंडन ने लखनऊ में पार्षद बनने के बाद अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने 21 जुलाई 2020 को अंतिम सांस ली। इससे पहले लखनऊ में हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2018 में मृत्यु के बाद उनके नाम पर कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू की गई है? मॉरिशस आईसीसी, बीसीसीआई, डीआरडीओ, आईसीएमआर। इसका सही आंसर है डीआरडीओ द्वारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम्स 2.0 शुरू की गई है। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। डेयर टू ड्रीम 2.0 को देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है। देश भर में रक्षा और विमानन प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए व्यक्तिगत रूप में और स्टार्टअप्स को उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतियोगिता शुरू की गई है। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा। पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दूसरे जागरूकता ई सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन ILBS, डीआरडीओ, WHO, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ILBS के साथ। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड वायलरी साइंसेज द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दूसरे जागरूकता ई सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस दूसरे जागरूकता इस सम्मेलन का विषय कीप यूर लीवर शेप इन कोविड टाइम्स है। कॉन्क्लेव के दौरान ILBS ने स्वच्छता, जिगर और जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को हेपेटाइटिस के खिलाफ शारीरिक रूप से सशक्त के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें अधिक से अधिक आबादी तक पहुंचने के लिए भारत भर में कई अभिनव पहल शुरू की गई हैं। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने शिरकत की थी। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड वायलरी साइंसेज के अध्यक्ष हैं विजय कुमार देव। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा अपनी नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन सर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया गया है? मॉरिशस डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर S जयशंकर, अंकुर मित्तल, प्रकाश जावड़ेकर। इसका सही आंसर है डॉक्टर S जयशंकर। भारत सरकार के पूर्व राजनीतिक और मौजूदा विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा अपनी नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया जाना है। इस पुस्तक को ओपर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। पुस्तक के बारे में जयशंकर पुस्तक में लिखते हैं कि भारत को एक ऐसे क्षेत्र में प्रभाव हासिल करने के लिए दृढ़ता से संघर्ष करना पड़ रहा है जो इससे पहले और अधिक आसानी से किया जा सकता था, क्योंकि इसकी विदेश नीति में अतीत में 3 बड़ी गलतियां रही हैं। ये 3 गलतियां हैं 1947 के विभाजन ने देश को जनसंख्या और राजनीतिक दोनों के लिहाज से छोटा कर दिया। आर्थिक सुधार में की गई देरी, जो चीन के बाद लगभग 1.5 दशक बाद शुरू हुआ। चीन के 15 साल के अंतराल के बाद भी भारत अपने भारी नुकसान में है, जिसके कारण भारत के आर्थिक सुधारों में हुई देरी है। परमाणु विकल्प का संबंधी कवायद का लंबा होना, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए पराक्रम के साथ संघर्ष करना पड़ा, जो पूर्व में आसानी से किया जा सकता था। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता आयोजित की गई? मरसुन है नई दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जबकि इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री जनरल प्रबावो सुबियाटो ने किया। रक्षा मंत्री की बैठक के दौरान जनरल सुबियाटो को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संवाद के दौरान दोनों ही मंत्रियों ने आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और भी अधिक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने रक्षा उद्योगों और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों की भी पहचान की और इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताते हुए इसे अग्रणी स्तर ले जाने की बात की। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? प्रश्न है 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। इसका सही आंसर है 28 जुलाई को। हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस हर साल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है। पृथ्वी हमें सीमित मात्रा में ऐसी चीज़ें की आपूर्ति करती है जिन पर हम सभी पूरी तरह निर्भर हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी और पेड़ पौधे। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने और मिट्टी के संरक्षण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना। पानी के संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग और बगीचों को पानी देने के लिए रसोई के पानी का पुनः उपयोग करना। जलग्रहण क्षेत्रों में वनस्पति उगाना। बिजली का कम उपयोग, रिसाइकल और बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग करें। कचरे का रिसाइकल सुनिश्चित करें। छोटी दूरी के लिए कारों के उपयोग को कम करने की कोशिश करें। प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग या कपड़े के बैग का इस्तेमाल करें। जैविक खाद का उपयोग करके अपनी सब्जियां उगाएं। जल उपचार संयंत्र और वर्षा जल संचयन स्थापित करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन सौंपे गए? प्रश्न इंग्लैंड, बांग्लादेश, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बांग्लादेश को। भारत द्वारा बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन सौंपे गए हैं। इन रेल इंजनों में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में ईस्टर रेलवे के गेड स्टेशन से रवाना किया गया, जबकि दूसरी ओर उन्हें दर्शन स्टेशन पर प्राप्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इन इंजनों को सौंपा है। इंजन बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और मालगाड़ी के परिचालन को बेहतर बनाने की में सहायता करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सहयोग व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से जोड़ने वाले दोनों देशों के बीच 4 परिचालन रेल संपर्क हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इसकी मुद्रा है टका और इसके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और भारत के केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी गई? डॉक्टर हर्षवर्धन, विराल वी आचार्य, संसाग मनोहर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विराल वी आचार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक एसएजी सेग पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए अनुसंधान का वर्णन किया गया है, जो निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। पुस्तक के बारे में, यह पुस्तक मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में दिए उनके भाषणों, अनुसंधान और टिप्पणियों का एक संकलन है, जो अधिकतर केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित है। इसमें उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यवहार्य योजना साझा की है। क्रेडिट मध्यस्थों द्वारा ऋण आवंटन में सुधार करने और संभावित और कुशल पूंजी बाजार स्थापित करने के बारे में समाधान प्रदान करता है। पुस्तकों में दरों में कटौती के लिए मौद्रिक नीति समिति पर पड़ने वाले दबाव का भी उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और किसके द्वारा रुपए प्लेटफॉर्म पर एक नया सब ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? एसबीआई कार्ड, पीएनबी कार्ड, आरबीआई कार्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एसबीआई कार्ड।
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और SBI कार्ड द्वारा रुपए प्लेटफॉर्म पर एक नया से ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इस कार्ड का लॉन्च केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस नए कार्ड को रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। नया रुपए क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है, जो उपयोगकर्ताओं को POS मशीनों पर स्वाइप करने के बजाय मशीनों पर कार्ड टैप करके अपने लेन देन को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। यह कार्ड अक्सर रेल से सफ़र करने वाले यात्रियों को पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन किया गया, जो लेन देन शुल्क में छूट पर विशेष लाभ के साथ रेल यात्रा पर अधिकतम बचत प्रदान करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किसके द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की गई? हमारे रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, अर्जुन मुंडा द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा। इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। लॉन्च के दौरान मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और उनके सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव तरीकों की विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 में छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा की सुविधा के लिए सरकार की ओर से की गई विभिन्न पहलों की जानकारी शामिल है। कुछ पहले इस प्रकार हैं: दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयंप्रभा TV चैनल, ऑनलाइन मॉक कोर्स, ऑन एयर शिक्षा वाणी, दिव्यांगों के लिए NIOC द्वारा विकसित देशी पाठशाला आदि। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में भारत की किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग्स में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्टेव ट्रौ अवार्ड जीता? हमारे आदित्य ने, अनुज ने, अग्नि ने, त्रिशूल ने। इसका सही आंसर है आदित्य ने। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग्स में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्टेव ट्रौ अवार्ड जीता है। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। आदित्य के बारे में, नवलत बोट्स की आदित्य एक सौर ऊर्जा संचालित यात्री नौका है जो इलेक्ट्रिक समुद्री प्रणोदन के भविष्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह फेरी केरल राज्य जल परिवहन विभाग की है और जो जनवरी 2017 से अलपुजा जिले में वेकोम थवान कवाईवाड़ू मार्ग पर चल रही है। गुस्टेव ट्रौ अवार्ड के बारे में, इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया जो दुनिया का पहला ऐसा सम्मान है जिसे किसी ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को दिया गया है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। इस साल इसे फ्रेंचमैन गुस्टेव ट्रौ के सम्मान में शुरू किया गया है, जिन्होंने पारंपरिक परिवहन जीवाश्म ईंधन से हटकर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर आधारित गतिशीलता में शानदार काम किया था। 1881 में इन्होंने दुनिया की पहली आउटबोर्ड मोटर का आविष्कार किया जो श्लिच में सीन नदी में एक नाव को नौकायन करने के लिए एक रिचार्जेबल बैटरी से जुड़ता था। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल में बाल कल्याण कार्यकर्ता अच्युता राव का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? हमारे 58 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। इसका सही आंसर है 58 वर्ष। बाल अक्यूला संगम के संस्थापक और अध्यक्ष P. अच्युता राव का कोविड-19 के कारण निधन 58 वर्ष की आयु में हो गया है। वह एक प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता थे और जिन्होंने वर्ष 1984 में बाल अक्यूला संगम की स्थापना की थी। उन्होंने बाल विवाह, बाल यौन शोषण की घटनाओं और बाल श्रम को रोकने में मदद करने के लिए जाना जाता था। राव ने हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को दोपहर में भोजन परोसा जाना चाहिए क्योंकि वे महामारी के कारण बंद होने के कारण इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल कृष DI को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।